हेलो स्टूडेंट। अब इस वीडियो में क्लास 10th का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें सबसे पहले सेक्शन बी जो है उसके कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं और उनका सॉल्यूशन भी समझेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला सेक्शन बी का क्वेश्चन इस सैम्पल पेपर में दिया गया है। कैल्शियम ऑन रिएक्टिंग विद वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग, give the reason behind this and write the balanced chemical equation of the reaction। अब समझ लेंगे इस क्वेश्चन को। पहले कैल्शियम जो है वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है और जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो उसके पीछे रिएक्शन के पीछे जो भी इसका रीजन है वो रीजन बताना है और इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है इस रिएक्शन की। तो इसका सॉल्यूशन समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा या आंसर हो जाएगा। कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती है और कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके बनाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले इसको ही डिस्क्राइब करना होता है। द कैल्शियम रिएक्ट्स विद cold water to form calcium hydroxide and hydrogen gas। जैसा कि हमें पता होगा कि कैल्शियम जो है वो एक मेटल है और मेटल्स में जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं और जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो वाटर की कोल्ड स्टेज से रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जबकि जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो वाटर की स्टीम फॉर्म से रिएक्शन करते हैं और वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन या फिर वाटर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आता है और ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसकी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी Ca+H2O, लिक्विड फॉर्म में होगा। वाटर बनेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है वो ये तो पता ही होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल फॉर्म में प्रोड्यूस होती है और वो कैल्शियम की सरफेस पर चिपक जाती है और वाटर की सरफेस पर फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। उसी चीज़ का इसमें रीज़न पूछा गया था तो उसको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस produces produced stick to the surface of calcium and hence, और जब कैल्शियम की सरफेस पर चिपक जाते हैं तो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ। स्नेहा डिप्ड एन आयरन नेल in a solution of copper sulfate।
She observed that the blue color of copper sulfate fades gradually and reddish brown coating is formed. Explain why this coating form. Support your response with the help of chemical equation. अब क्वेश्चन समझ लेंगे। स्नेहा आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करती है और फिर ऑब्जर्व करती है कि जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था वो धीरे धीरे फेड हो रहा है और रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग उसमें फॉर्म हो रही है। तो इसमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो कोटिंग फॉर्म हो रही है वो क्यों, और जो भी आप इसका रीज़न बताएंगे उसका रिस्पॉन्स भी देना है विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन की हेल्प से इसको डिस्क्राइब करना है। तो अब इसका सोल्यूशन समझ लेंगे। आंसर सेकंड क्वेश्चन का, इसमें जब आयरन नेल्स कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किए जाते हैं तो जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है वो धीरे धीरे रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने लगता है। सॉरी, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो धीरे धीरे फेड होगा और रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आयरन नेल्स में होना स्टार्ट हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो ये जो आयरन है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से धीरे धीरे डिस्प्लेस करता जाएगा और आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर लिख कर समझेंगे। व्हेन एन आयरन नेल्स is dipped in copper sulfate solution, then blue color, कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट fades gradually and a reddish brown coating is formed on the iron nails. तो इसकी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4। इसमें जब आयरन नेल्स ऐड किए जाएंगे मतलब आयरन से रिएक्शन होगी तो बनेगा आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर। ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें सल्फेट जो है वो आयरन के साथ डिस्प्लेस हो गया है क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है इस वजह से। अब इसमें थोड़ा कलर समझ लेंगे। कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, आयरन हो गया ग्रे, और ये जो सोल्यूशन बनता है वो ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश सोल्यूशन। और कॉपर सल्फेट होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। और इस केमिकल रिएक्शन का जो मेन कारण होता है वो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मोर रिएक्टिव होने की वजह से आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। आप समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिजिक्स का दिया गया है। एन स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट and plots the VI graph of 3 samples of nichrome wire
with resistance R1, R2 and R3 respectively as shown in figure. Interpret the graph by considering R1, R2 and I3 in proper order. इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्टूडेंट है जिसने एक एक्सपेरिमेंट से वीआई ग्राफ प्लॉट किया है और 3 सैंपल लिए हैं नाइक्रोम वायर के और उसी 3 सैंपल के रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 और जैसा कि डायग्राम में ये नीचे दिखाया जा रहा है। तो इंटरप्रेट द ग्राफ बाय कंसीडरिंग R1, R2, R3 इन द प्रॉपर ऑर्डर। इसमें ये जो R1, R2, R3 हैं इनका एक प्रॉपर ऑर्डर बताना है वीआई ग्राफ की हेल्प से कि इनका यहाँ पर क्या मेन रोल होगा वो समझाना है। तो अब इसका सलूशन समझ लेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो अब उसके लिए सबसे पहले इसका ग्राफ एक रफली ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया R3, ये हो गया R2, ये हो गया R1। और जैसा कि इसमें हम ओम्स लॉ से ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल और वोल्टेज होता है उसका रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होता है। एज वी नो दैट द स्लोप ऑफ ग्राफ या ग्राफ से जो स्लोप निकलेगी वो रेजिस्टेंस को ही यहाँ पर डिफाइन करेगी। टेल्स अबाउट ग्राफ अबाउट रेजिस्टेंस। जो इस ग्राफ के स्लोप आएंगे वो रेजिस्टेंस के बारे में ही यहाँ डिस्क्राइब होंगे। एंड स्लोप ऑफ V एंड I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे रेजिस्टेंस के, या कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे 1/R के। सो R3 रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा R2 से, R2 ग्रेटर होगा R1 से। तो इस ग्राफ से यही तीनों रेजिस्टेंस के बारे में ही बताना था। तो उन तीनों रेजिस्टेंस के बारे में ये आ जाएगा। इस तरीके से ये तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे से रिलेट होंगे। मतलब अगर डायग्राम से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस R3 का होगा, फिर R2 का होगा और उसके बाद R1 का होगा। या इसको ग्राफ के स्लोप के द्वारा समझा जाए तो जिसका स्लोप सबसे कम है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी और जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा है वो रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। आप समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। An electric iron consumes energy at a rate of 840 watt when the heating is at maximum rate and 360 watt when the heating is at the minimum rate. The applied voltage is 220 volt. What is the value of current and resistance in each case? ये इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं अभी वो आगे समझेंगे सॉल्यूशन इसका पूरा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो एनर्जी कंज्यूम करता है 800 वॉट के रेट से जब इसको हीटिंग किया जा रहा है मैक्सिमम रेट पर, और जब मिनिमम रेट पर इसको हीट किया जा रहा है तो 360 वॉट की रेट से एनर्जी कंज्यूम करेगा।
द अप्लाइड वोल्टेज इज 220 वोल्ट, जो वोल्टेज इसमें अप्लाई किया जा रहा है वो 220 वोल्ट का है। तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। इन दोनों केस में, यहाँ पर दो केस हो गए, जब एक बार पावर 840 वॉट थी और एक बार पावर 360 वॉट है, वोल्टेज दोनों में 220 अप्लाई किया जा रहा है। तो इसमें करंट और रेजिस्टेंस दोनों केस के लिए सॉल्व करके निकालना है। चौथे का आंसर समझ लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर पावर का फॉर्मूला एक पता होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। जब पावर पहले दी गई थी 840 वॉट, मतलब ये थी मैक्सिमम रेट, और V तो 220 ही दिया गया था, तो इसकी करंट निकाल लेंगे तो हो जाएगा I इज इक्वल टू P अपॉन V। P की वैल्यू 840, V है 220। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से करंट आ जाएगी 3.82 एम्पियर। और इसी के रिस्पेक्ट में इसी का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो उसके लिए लगा लेंगे ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से R इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन आई। V है 220, करंट आया था 3.82। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 57.59 ओम। ये मैक्सिमम रेट के लिए सॉल्व हो गया, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब मिनिमम रेट के लिए भी इसी तरह, जब पावर मिनिमम मतलब 360 वॉट दी गई थी, ये था मिनिमम रेट। इसमें भी V 220 वोल्ट ही रहेगा। अब I निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन V, 360 अपॉन 220। यहाँ से I आ जाएगा 1.64 एम्पियर। एंड रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V है 220 और I आया इसके लिए 1.64, तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 134.15 ओम। तो ये था न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। दिया गया है दो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट की गई हैं जर्नली, A प्लस O2 चेंज टू AO, एंड सेकेंड है AO प्लस S2 चेंज टू A प्लस H2O। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेंशन्ड अबव इन फर्स्ट एंड सेकेंड। गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच टाइप इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये दो केमिकल इक्वेशन दी गई हैं। इन दोनों केमिकल इक्वेशन का सबसे पहले टाइप पता लगाना है कि किस टाइप की होगी केमिकल रिएक्शन, और फिर उसके बाद इनका एक एक एग्जाम्पल देना है, और जो एग्जाम्पल दिया जाएगा वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये तो एक बहुत इजी क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट का। इसको समझ लेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहली इक्वेशन दी गई है A प्लस O2 चेंज टू AO, एंड दूसरी दी गई है AO प्लस H2 चेंज टू A प्लस H2O। पहली वाली जो केमिकल इक्वेशन है वो सिंपल कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन का टाइप है, क्योंकि यहाँ पर दो सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं।
या फिर इसको ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये दोनों टाइप बता सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी बता सकते हैं और ऑक्सीडेशन भी बता सकते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कंबाइन भी कह सकते हैं या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। अब अगर इसका एक एग्जाम्पल समझें तो इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं, Cu प्लस O2 चेंज टू CuO। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरी वाली जो टाइप है उसमें हाइड्रोजन, यहाँ पर या तो ये कह दें कि ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो रहा है और हाइड्रोजन से ऐड हो रहा है, तो ये रिडक्शन का एक टाइप हो गया है। दिस रिएक्शन इज known as reduction reaction और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। तो यहाँ से इसका कॉपर जो है वो रिमूव होगा, हाइड्रोजन से ऐड हो जाएगा, तो बचेगा Cu प्लस H2O। यहाँ पर कॉपर ने अपना ऑक्सीजन लॉस किया है और हाइड्रोजन ने उस ऑक्सीजन को ऐड कर लिया है, तो बन गया है वाटर। अब समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। To study the induced current in a coil of insulated wire is connected to a galvanometer. What would be observed if a strong bar magnet with its south pole towards one phase of the coil is? राहुल इंड्यूस्ड करंट के बारे में स्टडी करना चाहता है और एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल है जिसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया है। अब बताना है कि इसी कॉइल में अगर एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट अंदर और बाहर किया जा रहा है तो इस एक्सपेरिमेंट में राहुल क्या क्या ऑब्जर्व करेगा, तो क्या क्या कंडीशंस हैं, उनके अंडर में क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो समझ लेंगे। तो सबसे पहले बताया गया है क्वेश्चन में मूव क्विकली टूवर्ड्स इट। इसका मतलब जो इंसुलेटेड वायर की कॉइल बनाई गई थी जिसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया था और इसके अंदर अगर एक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इसके अंदर तेजी से ले जाया जाएगा तो क्या ऑब्जर्व होगा, तो इसमें ऑब्जर्व होगा डिफ्लेक्शन ऑफ निडल ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब इसी में दूसरा बताया गया मूव्ड क्विकली अवे फ्रॉम इट, तो डिफ्लेक्शन तो होगा ही बट इन अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्ट करेगी बट अपोजिट डायरेक्शन में। अब थर्ड है हेल्ड स्टेशनरी इन इट, मतलब उसी कॉइल के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट रख दिया गया है तो नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर की निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब समझ लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट whether an alpha particle will experience any force in magnetic field if अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये तो अल्फा पार्टिकल के बारे में दिया गया, यहाँ पर ये बताना है कि अल्फा पार्टिकल जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर
कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा अंडर दीज कंडीशंस। तो फर्स्ट कंडीशन दी गई है, इट इज प्लेस्ड इन द फील्ड एट रेस्ट। जब रेस्ट में होगा तो कोई फोर्स इसमें नहीं लगेगा, नो फोर्स एक्ट। और दूसरा बताया गया, इट इज मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइन। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट वाले में ये पढ़ाया गया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अगर पैरेलल है तो उस केस में भी कोई फोर्स नहीं प्रोड्यूस होता है या कोई फोर्स नहीं लगता है किसी भी पार्टिकल में, नो फोर्स एक्ट। एंड थर्ड है, इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन। अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है तब तब इसमें मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस्ड होगा, मैक्सिमम फोर्स एक्ट। और जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, ये तीनों जो केस हैं जिनको अभी यहाँ पर समझा है इनका आंसर जो है जस्टिफाई करना है। तो इस पूरे टॉपिक को पढ़ा था एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा जिसे कहा जाता है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, और उसी एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट्स निकाले गए थे और उन्हें ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A student has take a convex lens made of material of refractive index N2 is kept in a medium of refractive index N1. A parallel beam of light is incident on the lens. Drawn the path of ray of light emerging from the convex lens. If N1 is less than N2, N1 is equal to N2. If the magnification of the image formed by the lens is negative, then what does it mean? एक स्टूडेंट है जिसने कॉन्वेक्स लेंस लिया है और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो जिस मटेरियल से बना है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और इसको किसी एक मीडियम में रखा गया, उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और एक पैरेलल बीम लाइट की इंसिडेंट की जा रही है इसी लेंस पर। तो जो भी लाइट का पाथ होगा लेंस से जब बाहर निकलेगा तो उसका पाथ जो है वो ड्रॉ करके दिखाना है अंडर दीज कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन है N1 इज लेस देन N2, व्हेन पहली कंडीशन थी N1 इज लेस देन N2। इसका मतलब है लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। और जब कॉन्वेक्स लेंस से पास होंगी तो ये सारी लाइट रे कन्वर्ज हो जाएंगी। देयरफॉर ऑन पासिंग थ्रू convex lens it converges at a point after refraction इसका डायग्राम बना लेंगे। बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और इस लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। कुछ ऐसा रे डायग्राम उसका बनेगा फर्स्ट केस का। अब है सेकंड केस, जब N1 N2 इज इक्वल है, इसका मतलब है मीडियम में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है और जब मीडियम चेंज नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन की जो फिनोमिना है वो नहीं होगी, मतलब लाइट अपने पाथ से बेंड नहीं होगी। इट मीन्स देयर इज
no change in medium, therefore refraction does not take place। रिफ्रैक्शन ना होना मतलब नो बेंडिंग ऑफ लाइट, नो बेंडिंग ऑफ लाइट रे। तो इसका डायग्राम बन जाएगा, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ये सारे डायग्राम रफली बनाए गए हैं, इनको आप पेंसिल और स्केल की हेल्प से बहुत ही नीट एंड क्लीन ड्रॉ करेंगे। इसमें कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। और इसमें लास्ट थर्ड केस और समझ लेंगे। जब मैग्नीफिकेशन लेंस की निगेटिव है और जब निगेटिव होगी तो इसका मतलब होता है इमेज जो फॉर्म हो रही है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज formed is negative, then it means that the image is real and inverted। एक और क्वेश्चन समझ लेंगे। तो इसी 32 में एक और करके और फिजिक्स का दूसरा क्वेश्चन दिया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। If the virtual image is formed by concave mirror at a distance of 10 centimeter from its pole, then find the size of image and magnification produced by the mirror। क्वेश्चन समझ लेंगे। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, इसको प्रिंसिपल कॉन्केव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा गया है और उस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। और अगर इमेज जो फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल है, कॉन्केव मिरर के द्वारा जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट पोल, पोल से 10 सेंटीमीटर पर बन रही है। देन फाइंड द साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज बताना है और इस मिरर के द्वारा जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस हो रही है वो बतानी है कि वो क्या होगी। तो इसको इसमें दिया गया था HO 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट, फोकल लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव एंड इमेज डिस्टेंस दी थी 10 सेंटीमीटर और इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही थी, इसलिए प्लस का V होगा। तो इसमें सबसे पहले बाई मिरर फॉर्मूला का यूज करके सबसे पहले इसका U निकालेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ हो जाएगी 1/ माइनस का 20, ये 1/10 प्लस 1/u। तो यहाँ से हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/20 माइनस 1/10। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20 ले लेंगे एलसीएम, यहाँ आ गया -1, यहाँ माइनस का 2, तो u आ जाएगा माइनस का 3/20। तो यहाँ से u निकल आएगा माइनस का 20/3 सेंटीमीटर। अब जब u निकल आया है तो इसका मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेंगे। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। v इसमें दिया गया था 10 और u निकाला है -20/3। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे तो m आ जाएगा
30/20, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से m आया 1.5 मैग्नीफिकेशन। और अब इसकी निकालनी है HI, इमेज का जो साइज था। तो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला और पता होता है, HI/HO। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन निकाला था 3/2, HI निकालना है, HO दिया गया था 5 सेंटीमीटर। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको जब आगे सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा ये 15 = 2 HI। तो HI = आ जाएगा 15/2, मतलब 7.5 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू। इस सैम्पल पेपर के जो आगे सेक्शन डी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।